साथी नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो बस चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। और हाँ, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी, साथ में चीजें याद भी करनी होंगी ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सके। और याद रखिए, जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर वो सभी के सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिनमें गलती होने की संभावना लगातार सॉरी बनी रहती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इन्हें टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवाऊं ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप बहुत अच्छे से फाइनल आंसर तक चले जाएं। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको, कुछ शब्द से रिलेट करूंगी, कहीं कुछ संख्या से रिलेट करूंगी, तो वो किसी भी धर्म जाति समुदाय की भावनाएं उससे आहत ना हो। इसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने वाली हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जो चीजें हैं वो याद कराना है और कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा पहला क्वेश्चन है, नवदा टोली कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है नवदा टोली कहाँ स्थित है। तो आप बताइए अपना आंसर, फिर मैं यहाँ पर अपना आंसर बताती हूँ। यहाँ पर जैसे सभी को पता है कि नवदा टोली कहाँ पर है, खरगोन पर है। ठीक, यहाँ पर याद रखने वाली चीजें जो हैं वो बहुत कम ही चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले कि नवदा टोली जो है वो उसकी खोज किसने की, तो एच.डी. सांकल्या ने इसकी खोज की थी, सभी को पता होगा। आप लोगों ने सब पढ़ के रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर काले मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन ये होता है। तो आप ऐसे याद करिए कि जो लिखा क्या है, नवदा टोली। टोली टोली मतलब क्या होता है, एक ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं कहीं भी घूमने, हम अपने सपोज अपने गांव गए हैं घूमने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एचडी में फोटो लेते हैं। ठीक है, एचडी में हम क्या लेते हैं, फोटो लेते हैं। तो आपको बस यहाँ से याद रखना है कि हम टोली बनाकर कहाँ जा रहे हैं, हम टोली बनाकर गाँव जा रहे हैं। गाँव मतलब खरगोन हो जाएगा और हम यहाँ पर एचडी में फोटो लेंगे। तो इससे आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि नवदा टोली कहाँ पर है, खरगोन पे है, और इसकी खोज किसने की थी, एच.डी. सांकले ने की थी। और यही हमसे पूछा जाता है, हमको यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद करना है। इसका एक अदर ऑप्शन जो है वो खंडवा, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। खंडवा में क्या है, खंडवा में ओमकारेश्वर का एक मंदिर है जो कि क्या क्या है, एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। और कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, साथ में यहाँ पर है इंदौर। इंदौर का आपको रजवाड़ा पता होना चाहिए, साथ में इंदौर का आपको खजराना मंदिर पता होना चाहिए, साथ में आपको यहाँ पर इंदौर का पितृ पर्वत पता होना चाहिए। और यहाँ पर होलकरों ने शासन किया था, और होलकर की जो रानी थी, रानी अहिल्याबाई, उन्होंने इसको इंदौर को बसाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जो रीवा है, आपको लास्ट ऑप्शन दिखता है, तो रीवा जो है वो एक जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रीवा से भी पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवरा किस पाषाण काल के समय का है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आवरा किस पाषाण काल के समय का है। तो आप यहाँ पर कुछ नाम ऐड कर लीजिए। आवरा है, ठीक है, अदर देन जावरा है, फिर नागदा है। ये सब किसके तहत आते हैं, ये सब मंदसौर के तहत आते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये हमको नवपाषाण काल के जो टाइम पीरियड के जो साक्ष्य हैं हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आवरा की खोज किसने की थी, तो आवरा की खोज एक याद कर लीजिए, V.S. वाकड़कर ने क्या की थी, वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से वृषभ की मूर्तियां मिली हैं और बच्चों की मृदभांड भी मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या है, नव पाषाण काल है, इतना आपको याद रखना है। नागदा की बात करें हम, तो नागदा हमने जैसे बताया कि ये उज्जैन और मंदसौर के बीच में एक जगह आती है, जावरा भी और आवरा भी, और ये सब पूछे जाते हैं। और इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि इन सबके लास्ट में आ की मात्रा आती है, इसको भी आप एक ट्रिक बनाकर पढ़ सकते हैं ताकि आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टुंडिकेर किसका प्राचीन नाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो दैट सबको पता होगा। टुंडिकेर जो है वो दमोह का प्राचीन नाम है। और यहाँ पर दमोह के अलावा ये जो 3 दिए गए हैं इनके भी प्राचीन नाम एक बार देख लीजिएगा। दशपुर जो है वो मंदसौर का पुराना नाम है। यहाँ पर मंदसौर में आपको पता है पशुपतिनाथ का मेला लगता है, पशुपतिनाथ के यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ पर शिवना नदी बहती है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट में क्या हो सकता है, यहाँ पर स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना जो है वो यहाँ पर हमें मंदसौर में दिखाई देता है। क्योंकि दसपुर जो है वो मंदसौर का पुराना नाम है, इसलिए हम यहाँ पर मंदसौर से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जो यशोधर्मन है उनका भी राज यहाँ पर था, ठीक है। अवंती जो है वो उज्जैन का प्राचीन नाम है, ये आपको पता है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर काल भैरव का भी मंदिर है, यहाँ पर मंगलनाथ का भी मंदिर है। मंगलनाथ जो है वो पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु है, ठीक है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मुझे जितनी ज्यादा चीजें याद आती जाएंगी मैं रिवीजन करवाती जाऊंगी, लेकिन आपका भी एक दायित्व है कि आप इन सारी चीजों को भी याद करें। यहाँ पर सागर दिया गया है, सागर को बोलते हैं एमपी का स्विट्जरलैंड, सागर को बोला जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन एमपी का स्विट्जरलैंड जो है वो सागर को बोला जाता है। एमपी का लखनऊ बोला जाता है सिवनी को, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में गलत हो जाते हैं, इसलिए हम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी हम इनको बहुत हायर लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अवंती के राज्यपाल के रूप में कितने वर्ष शासन किया है? लाइक कितने वर्ष? तो 10 वर्ष किया, 11 वर्ष किया, 12 वर्ष किया, 13 वर्ष किया। तो याद करो कि सिर्फ एक बार नहीं किया, एक और बार कर लिया। सिर्फ इतनी सी ट्रिक्स बना के करनी है कि एक बार नहीं एक और बार कर लिया, मतलब 11 वर्ष यहाँ पर अशोक ने शासन किया है। अशोक कहाँ का राज्यपाल था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। एक क्वेश्चन ऐसे याद करके चलो कि जो अशोक है जब वो एक नगर पर एक दिन के लिए रुका था तो उसका नाम अशोक नगर पड़ गया था, ठीक। अशोक नगर जो है वो गुना के आसपास है, गुना से लगा हुआ है। उसके बाद अशोक जो है उसने विदिशा का एक राजा था, ठीक है, उसकी पुत्री थी, उससे विवाह किया था, ठीक है, उसका नाम था महादेवी। महादेवी के कहने पर ही अशोक ने क्या बनाया था? अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अशोक के ऊपर, अशोक के ऊपर हम बहुत अच्छी सारी क्लासेस ले सकते हैं, अशोक के ऊपर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन अब यहाँ पर इजी इजी क्वेश्चन हम करते हैं। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है, ठीक है, जिसमें से हमारे एमपी में जो है वो सांची का स्तूप फेमस है। सांची के स्तूप से आगे भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम इसको और डिस्कस करेंगे। सांची को स्तूप कहाँ पर है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है, ठीक है। अब्दुल्लागंज रायसेन में यहाँ पर सांची का स्तूप आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो महामूद ग्लैन और सारीपुत्र जो गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे उनके यहाँ पर अस्थियां रखी हुई हैं। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या गौतम बुद्ध कभी सांची आए थे, तो गौतम बुद्ध कभी सांची नहीं आए थे। सिर्फ जो उनके मानने वाले थे, फॉलोअर थे, उनके अनुयायी थे, उनकी यहाँ पर अस्थियां रखी हुई है, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी और ये सारे फैक्ट जो है वो भी आपको रिकॉल हो रहे होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानधाता नगर की स्थापना किसने की थी? तो मानधाता नगर की स्थापना बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुचकुंद ने की थी। कहाँ पर है ये मानधाता नगर? तो खंडवा के पास में है, ठीक है। इसमें लाइक अनदर ऑप्शन में है अशोक है, कालिदास है और देवादय है। तो ये अशोक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसके पहले। कालिदास को आप याद रखिए, जो उज्जैन के विक्रमादित्य थे उनके जो दरबारी कवि थे वो कालिदास थे। कालिदास की रचनाएं हमको याद रखनी है। कालिदास ने कितनी रचनाएं करी हैं? इसके लिए कोड याद रखिए। देखिए मैं सब कुछ ट्रिक्स के माध्यम से फ्री में यूट्यूब में तो पढ़ा सकती हूँ, लेकिन यदि आप ऐप में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको और सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। रिमेकर MBA आप कोड याद रखिए। रिमेकर मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए
यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो ये इसके साथ क्या है, ये आधी मात्रा है और इसके साथ एक मात्रा है। तो जिनके साथ मात्रा है वो क्या है, वो कालिदास के खंड काव्य हैं, ठीक है। और जो पूर्ण 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 स्वर है, पूर्ण वो क्या है, ये महाकाव्य है। अभी मैं इनके पूरे फुल फॉर्म बताती हूँ। देखो, रिमेकर मतलब क्या हो जाएगा, ऋतु संहार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेघदूत हो जाएगा, मेघ दूतम हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, का से क्या था, मैं खुद ही भूल गई, हटाओ। रघुवंशम हो जाएगा, रा से रघुवंशम हो जाएगा। कहाँ से मुझे याद आता है तो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। एम से क्या हो जाएगा, मालवे का अग्निमित्रम हो जाएगा, मालवे का अग्निमित्रम, ठीक है, अग्निमित्रम। और बी से क्या हो जाएगा, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। और यहाँ से ए से क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। यहाँ से हाँ, कहा से मैं बोल रही थी, कुमार संभव है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको पूरी कालिदास की रचनाएं भी याद करवा दी। आपको मात्र एक कोड याद करना है गाइस, वो है रिमेकर एमबीए। आपको इसी से पता चल जाएगा कौन से खंड काव्य हैं, कौन से महाकाव्य हैं और कौन से नाटक हैं। ये तीन जो है एमबीए वाले बहुत नाटक करते हैं, तो वैसे ही आप याद कर सकते हैं। एमबीए जो है इसमें यहाँ पर इनके नाटक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये ट्रिक्स भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन लेने का मेरा कोई इंटेंट नहीं था, मेरी कोई नियत नहीं थी, लेकिन बट फिर भी मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। सबरी किस जनजाति की महिला थी, तो सबरी कोल जनजाति की महिला थी। अब देखिए, अगर नहीं याद होता है तो एक दिमाग में, अगर जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैं क्वेश्चन में आंसर तक कैसे पहुंचना है ये ट्रिक्स बता रही हूँ अभी। अगर ये क्वेश्चन पूछा कि सबरी किस जनजाति की महिला थी और आपको नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल सिंपल एक लॉजिक लगाइए कि जो राम भगवान थे वो 14 वर्ष के वनवास के लिए कहाँ पर रुके थे, चित्रकूट पे रुके थे, ठीक है। और निकले कहाँ से थे, अयोध्या से निकले थे। तो उनका जो एरिया था वो महाराष्ट्र तो नहीं था, ठीक है, वो गुजरात तो नहीं था, वो ये जो छत्तीसगढ़ वाला दंडकारण्य का प्रदेश है यही वाला पूरा था। तो इधर जो है वो सबसे ज्यादा फेमस ट्राइब कौन सी है, कोल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल जनजाति, ठीक है। तो शबरी किस जनजाति की महिला थी, कोल जनजाति की महिला थी। ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, देखिए अभी उतावलेपन में मत जाइए, पहले अशोक के पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। आपको पता होगा जब अशोक जो है वो धम्म घोष के भेरी घोष के स्थान पर धम्य घोष चलाना चाह रहा था, मतलब उसने शुरू किया था, है ना। तो उसने क्या किया था, अपने जो भी दरबार के लोग हैं, अपने जो भी पुत्र पुत्रियां हैं, उनको विदेशों में भेजा था। तो महेंद्र प्लस किसको याद रखेंगे, संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को इसने कहाँ भेजा था, ये श्रीलंका किसके लिए भेजा था, कि जाओ तुम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ। वैसे ही वो पूरे भारत में लोगों को भेज रहा था। और अशोक रॉक पिलर बनवा रहा था। अशोक ने हर जगह पर पिलर स्थापित किए थे। आपको याद होगा रूपनाथ का भी लेख आपको याद होगा, ये भी किसका है, ये अभी हमारे अशोक का ही है। गुजरा है, मास्की है, ये सारे अभिलेख किसके हैं, अशोक के ही हैं। तो अशोक के बारे में आपको याद रखना है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति किसने अपनाई, तो अशोक ने ही अपनाई थी, ठीक है। उसके बाद महेंद्र और संघमित्रा ये हो गए। सिद्धार्थ आपको पता ही है, गौतम बुद्ध का जो नाम है वो सिद्धार्थ है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार, ये क्या है, ये हमारे एक बहुत प्राचीन राजा हुए, ठीक है। फिर उसके बाद सांची के स्तूप की खोज कब हुई, तो 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई थी। सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1989 में जो है वो सांची को यूनेस्को में शामिल किया गया है। 3 ही हमारे यहाँ यूनेस्को में साइट हैं जो कि शामिल है। पहले 1986 याद रखिए, फिर 1989 याद रखिए और 2003 याद रखिए। अब यदि नहीं याद होता है तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 6 है, 9 है और 3 है, इसमें ओनली 3 का पहाड़ है ना, मतलब 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर ओनली यहाँ पर 3 के टेबल वाली संख्या ही आएगी। जिसको नहीं याद होता उसके लिए है, बाकी जिसको याद है उसके लिए तो वेल एंड गुड है।
1986 में क्या यहाँ पर शामिल हो रहा है हमारे यहाँ? खजुराहो, खजुराहो, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 1989 में यहाँ पर हम सांची का स्तूप देखते हैं, सांची का स्तूप। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 2003 में भीम बेटिका देखते हैं, भीम बेटिका। ठीक है, तो हमको ये तीनों याद रखने हैं। हाँ, बैक टू आवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सांची का स्तूप की खोज कब हुई? तो 1818 में किसने की थी? जॉन टेलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, हाँ, आई थिंक मैं सही हूँ। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी कभी कभी हो जाता है कि मैं शायद कुछ गलत ना बता दूं। हाँ, 1818 में जॉन टेलर ने की थी। उसके बाद ये सांची, ये क्या है? सांची का जो स्तूप है वो सबसे बड़ा स्तूप है, इसको आपको याद रखना है। लाइक क्वेश्चन इतने ही आसपास घूमते हैं कि 1817, 1818, 1819, 1820, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि 1818 में जॉन टेलर ने इसकी खोज की थी। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारी तलाई का अभिलेख कहाँ है? तो बताइए, जल्दी बताइए, कारी तलाई का अभिलेख कहाँ है? पता होगा आप सबको। कारी तलाई का अभिलेख जो है वो हमारा कहाँ पर है? वो हमारा है कटनी में। ठीक है, कारी तलाई का अभिलेख जो है वो हमारा कटनी जिले में है। ये एक नॉर्मल फैक्ट है, वो आप याद रखिए। जो रूपनाथ का अभिलेख मैं बोल रही थी, वो पहले जबलपुर में आता था, लेकिन फिर जब कटनी और जबलपुर अलग हो गए तो अब ये कहाँ आता है? बहोरी बंद में आता है, बहोरी बंद, जो कि कटनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसने लगवाया है? ये अशोक के टाइम का ही है। ठीक है, अशोक के टाइम पीरियड का है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, मध्य प्रदेश में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हाँ, तो अभी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी मध्य प्रदेश में शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसमें कोई तीन तूफान वाला काम नहीं है, इसमें कोई 3-5 बार करने वाली चीजें नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ भूलता जाएगा तो मैं देख लेती हूँ, ताकि आपका एक बार यदि रिवीजन हो रहा है तो वो ढंग से हो जाए, आपको दोबारा से भटकना ना पड़े। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा ना छूटे जो आपको इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद आ गया था अग्निमित्र, फिर वसुमित्र और फिर भागमित्र। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देव कुठार का स्तूप कहाँ पर है? तो ये अगेन हमारा रीवा पे आ जाएगा। और रीवा से ही अलग होकर एक यहाँ पर जिला बना है, उसका नाम है मऊगंज। ठीक है, और मैहर से अलग होकर जो जिला बना है वो है सतना, से जो अलग होकर बना है वो है मैहर। ठीक है, ये हमको याद रखना है। सिंगरौली को हम कहते हैं यहाँ पर एमपी की ऊर्जा राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप एग्जाम में सारी चीजें ना भूलें। अभी यहाँ पर एमपी की, यहाँ पर ऊर्जा राजधानी डिस्कस हुई है, तो एमपी की यदि हम देखें तो आर्थिक राजधानी आपको पता होगा, आर्थिक राजधानी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो हम इंदौर को बोलते हैं। लाइक उसके बाद एमपी की यदि हम देखें तो राजधानी जो है या प्रशासनिक राजधानी वो हम बोलते हैं भोपाल को। यदि हम बात करें न्यायिक राजधानी की, तो न्यायिक राजधानी में नाम चला जाता है जबलपुर का। और जबलपुर का नाम इसलिए चला जाता है क्योंकि जबलपुर में जो है वो है हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की पीठ कहाँ पर है, तो ये सिर्फ 2 जगह है। कहाँ कहाँ पर है? ये सिर्फ 2 जगह है, अभी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि संस्कार धान यदि पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये भी जबलपुर में है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं वो आप मुझे पिन कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी एक बार देख लूंगी। ये कोई क्वेश्चन हटाइए। हाँ, मध्य प्रदेश में कौन सा, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल नहीं है? डांग वाला, उज्जैन, जावरा या प्रयागराज? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो डांग वाला है, उज्जैन है, जावरा है या प्रयागराज? तो प्रयागराज नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज जो है वो इलाहाबाद का प्राचीन नाम है।
और इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रयाग है। प्रयाग है मतलब क्या है? संगम है। संगम है 3 नदियों का, त्रिवेणी संगम यहाँ इसको बोला जाता है। और अभी हाल ही में योगी सरकार ने मतलब कुछ समय पहले इलाहाबाद का नाम वापस से प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये पुरातात्विक स्थल हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद प्रयागराज, संगम, ये सब ठीक है। डांग वाला, उज्जैन और जावरा से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जो डांग वाला है, वो डांग वाला जो है वो उज्जैन से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। और उज्जैन स्वतः ही एक स्टेट है। और जावरा भी हम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल काकनाद बोर्ड कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में इतनी बार पूछा गया है। काकनाद बोर्ड, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए काकनाद बोर्ड कहाँ स्थित है या काकनाद बोर्ड किसका प्राचीन नाम है, तो आपको सब में एक ही नाम याद रखना है, सांची, ठीक है। जो सांची है उसी का प्राचीन नाम काकनाद बोर्ड है। काकनाद बोर्ड। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट हैं, जैसे बस एक ही फैक्ट है कि जो सांची है यहाँ पर यहाँ पर एमपी की फर्स्ट बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खुली है, ठीक है, सांची में। उसके बाद सांची, अभी हम अशोक से रिलेटेड डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर स्तूप है, ठीक है। स्तूप में एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए स्तूप बनता कैसे है। ये होती है हर्मिका, ये होती है, ये 2 कटोरी होते हैं, ये उल्टे शेप की आकृति होती है। उसके बाद यहाँ पर तोरण द्वार होते हैं, एक तोरण द्वार इस तरफ, एक तोरण द्वार इस तरफ, एक तोरण द्वार इस तरफ और एक तोरण द्वार पीछे साइड, 4 तोरण द्वार होते हैं। और यहाँ पर एक मेधी होती है, पद प्रदक्षिणा होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये यहाँ पर हर्मिका होती है, फिर यहाँ पर मेधी होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि स्तूप की आकृति कैसी होती है, तो उल्टे कटोरे की आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है। उल्टे, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी आप शब्दों पे जाएंगे तो आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे कटोरे की आकृति, ठीक है। अब यहाँ पर और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, और भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। स्थाविर और महामुद्र, गलायन, सारीपुत्र की स्थितियां हैं, क्या है, अस्थियां हैं। पद प्रदक्षिणा पथ जाने के लिए 34 ऊंचे तोरण द्वार हैं। हाँ, ये जो तोरण द्वार की मैं बात कर रही थी, इनकी ऊंचाई यदि पूछी जाए तो 34 मीटर जो है, 34 फीट ऊंचे जो है, फीट ऊंचे यहाँ पर तोरण द्वार हमको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद स्तूप का व्यास यदि पूछा जाएगा तो यहाँ पर 120 फीट यहाँ पर जो है वो स्तूप का व्यास है। मतलब स्तूप का व्यास मतलब इधर से इधर की कुल लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, वो उसको व्यास में हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जरा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का मंदसौर डिस्कस कर चुके हैं और खरगोन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको पुरानी चीजें याद होंगी अभी तक, ठीक। पान गुराड़िया का अभिलेख कहाँ स्थित है? आई डोंट नो। पान गुराड़िया का अभिलेख कहाँ स्थित है? तो पान गुराड़िया का जो अभिलेख है वो सीहोर में स्थित है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, आपको फिर ज्यादा ऑप्शंस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। दमोह है, सागर है, अवंती है और सीहोर है, तो आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी। जैसे कारीतलाई का अभिलेख अभी हमने पढ़ा था तो वो हमारा कटनी डिस्ट्रिक्ट में था। अभी हम पान गुराड़िया पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सीहोर में है। आई थिंक सो पान गुराड़िया सीहोर में ही है। हाँ, सीहोर में ही है। इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर नहीं है। हाँ, इसमें एक फैक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो ये है कि यहाँ से भी एक स्तूप मिला है। लाइक क्या मिला है? यहाँ से एक स्तूप मिला है, ठीक। क्योंकि स्तूप जो है वो सांची से भी मिला है, लेकिन यहाँ से भी मिला है। लेकिन इसमें और सांची में विशेषता क्या है? सांची में जो स्तूप मिला है उसकी आकृति उल्टी कटोरे की है, लेकिन जो पान गुराड़िया में स्तूप मिला है उसकी आकृति एक खुले मंच के जैसी है, ठीक है। यहाँ पर खुले मंच के जैसी है, मतलब एक ऐसी आकृति मिली है और ये स्तूप है, ठीक। और यहाँ पर ऐसा स्तूप मिला है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है
यहाँ पर यदि आपको नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सी है वो क्या होता है, वो लहरों के साथ आता है। तो लहरें जो है वो स्तूप के रूप में तो आएंगे नहीं, वो तो ऐसे प्लेन सपाट जगह पर ही आएंगे। तो इससे भी आप एक ट्रिक्स बना के ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ से एक प्रदक्षिणा युक्त स्तूप मिला है और 2 अशोककालीन अभिलेख के उल्लेख भी मिले हैं। प्रथम शिलालेख में लघु प्रतिलिपि मिली है और अशोक की यात्रा का वर्णन भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अशोक की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, ये यात्रा का वर्णन है कि अशोक जो है वो यात्रा कर रहा है। और साथ में अभी हमने पढ़ा था महेंद्र और संघमित्रा दोनों को कहाँ भेज रहा है, श्रीलंका भेज रहा है। तो वो चीज भी यहाँ पर मेंशन की गई है कि महेंद्र की यात्रा, मतलब अशोक की यात्रा दैट इज गुड, लेकिन महेंद्र की यात्रा का भी यहाँ पर वर्णन है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सारी चीजें याद होती जा रही होंगी, और जो चीज नहीं हो पाए या जो चीज छूट जाए वो आप पिन कर सकते हैं, ताकि हम उसको दोबारा से रिवाइज कर ले, अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप जो है वो पेपर में अच्छे से सारी चीजें दे सकें और आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, वाकाटक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वाकाटक वंश का क्या पूछा गया है, प्रथम शासक पूछा गया है। वाकाटक वंश का प्रथम शासक जो था वो विंध्य शक्ति था। ठीक, कैसे याद करोगे, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया वाकाटक राजवंश का फर्स्ट राजा कौन था, तो फर्स्ट वही होगा जिसके पास पावर होगी। नाम में ही छुपा है, जिसके पास शक्ति है वही पहला राजा है। तो विंध्य शक्ति आपको याद रखना है कि विंध्य शक्ति जो है वो राजा बना। विंध्य शक्ति के बाद उसका जो पुत्र है वो प्रवरसेन, प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन और रुद्रसेन के बाद नरेंद्रसेन। तो आपको ऐसे ही क्रम में चीजें याद रखनी है। सबसे पहले शक्ति, जिसके पास शक्ति होगी वही राजा बन जाएगा, जिसके पास पावर होगी वो राजा बन जाता है। तो विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन और नरेंद्रसेन, ये मैंने क्रम से ही लिखे हैं ताकि आपको याद करने में इजी हो, आसानी हो। तो आप इसको उसी तरीके से याद करिए। ठीक है, प्रवर सेन के बारे में हम 1-2 फैक्ट याद कर लेते हैं। प्रवर सेन मतलब क्या है, प्रवर सेन से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रवर से हम हिंदी में ही हम इसको एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट दिस हैपेंड। देखो, प्रवर सेन के बाद, ओ शिट, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक सेकेंड, प्रवर सेन जो है, देखो ये क्या याद करना है हमको, प्रवर सेन। ठीक है, प्रवर से हम क्या याद कर सकते हैं, पावर। पावर है किसकी, अश्व की। अश्व की पावर होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो जिसके पास अश्व की पावर है वही क्या वही क्या करवाएगा, वही अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले वाकाटक राजवंश के राजा कौन थे? कौन थे? प्रवर सेन थे। ठीक है, और यहाँ पर विंध्य शक्ति, जिसके पास शक्ति है उसमें वो राजवंश का पहला राजा बन गया है। ठीक है, उसके बाद प्रवर सेन यहाँ पर तो और तो कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। पद्मावती के नागवंश के शासकों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया है। ठीक है, क्या किया है, पद्मावती का नागवंश। ठीक है, ये नागवंश के साथ इसने क्या किया है, यहाँ पर अपने जो मैत्री संबंध है, प्राचीन काल में ना मैत्री संबंध क्यों बनाए जाते थे, मैत्री संबंध इसलिए बनाए जाते थे ताकि जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करे तो आप हेल्प ले सके, है ना। इसके लिए क्या किया जाता था, इसके लिए या तो शादियां
की जाती थी। कभी कभी आपने देखा होगा कि राजा महाराजा 1 2 3 नहीं 4 4 5 5 शादी करते थे। वो क्यों करते थे? ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो 5 5 जगह से हैं, तो कभी हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हमारे बचाव के लिए हमने एक बैकअप तैयार किया हुआ है। तो इस सिलसिले में इन्होंने पद्मावती के नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक है। प्रवरसेन की मृत्यु के बाद जो है रुद्रसेन राजा बना था, और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद नागसेन द्वितीय नरेंद्र सेन जो है वो राजा बना था। ठीक है। बीच में कुछ अन्य राजा भी आए, जैसे रुद्रसेन द्वितीय आया, दिवाकर सेन आया, प्रवरसेन द्वितीय भी आया। ये सारे जो है वो वाकाटक वंश से रिलेटेड थे। यदि क्वेश्चन याद नहीं होता है तो ये याद रख लेना कि जो सेन है वो वाकाटक वंश से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये भी आपको हेल्प कर जाएगा। समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ विजय का उल्लेख इसमें, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारी प्यारी क्वेश्चन है इसमें कि समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ नीति, दक्षिणा पथ विजय का उल्लेख क्या किसमें है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है। हरिसेन थे। हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति? नहीं, वो कुछ और था। उसका नाम था अहूल अभिलेख। समथिंग गोना बी रॉन्ग। एक सेकेंड। हरिसेन की दक्षिणा पथ नीति का उल्लेख किसमें है? तो हरिसेन की जो दक्षिणा पथ नीति का उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में है। ठीक है। अब प्रयाग, ओ देखो मुझे याद रहता है फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हरिसेन, मैं नाम सही ले रही थी। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन ने ही लिखी थी। और ये किसमें लिखी है? ये इन्होंने समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे या उनके सैन्य कमांडर भी कहे जा सकते हैं। इसमें जो भी मतलब समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पीरियड में जितने भी युद्ध में विजय की है उनका उल्लेख है इसमें। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, ठीक है, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के नामों का उल्लेख है कि दक्षिणावर्त के नामों का उल्लेख है कि उन्होंने कहाँ कहाँ विजय हासिल की है। ठीक है। इसकी भाषा पूछ ली जाती है तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ति ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और प्रयागराज में, अभी हम प्रयागराज डिस्कस कर रहे थे तो वही प्रयागराज नाम ही है, देखो प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रयाग की प्रशस्ति, मतलब प्रयाग की प्रशंसा की गई है इसमें। तो ये कहाँ होगा? ये प्रयाग में ही होगा और इलाहाबाद के स्तंभ लेख में इसको खुदवाया गया है। ठीक है, सैनिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। उसके बाद इसमें इसके बाद एक क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इनकी पूरी विजयों का उल्लेख है, आर्यव्रत की और दक्षिणा पथ की विजयों का उल्लेख है। एक बात याद रखिए, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपनी दक्षिणा पथ विजय के दौरान जो अशोक हैं उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? तो उन्होंने नीति अपनाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब क्या होता है? मोक्षानुग्रह मतलब सबसे पहले राज्य पर अटैक करो, ठीक है, राज्य पर अटैक कर दिया, फिर राज्य के राजा ने यदि सरेंडर कर दिया तो उनको छूट दे दो, ठीक है, उनके ऊपर अनुग्रह कर दो और उसके बाद उनका सारा मतलब टैक्स कर वगैरह वसूल करते रहो और उनका राज्य उन्हीं को सौंप दो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी नीति अपनाई थी? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसमें आप ये याद रखो कि उत्तरा आर्यव्रत के 9 राज्यों को वो इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, आर्यव्रत के 9 राज्यों को इन्होंने क्या किया था? परास्त किया था। एक सेकेंड। एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हो कि रीसेंट थोड़े नोटिफिकेशन आते हैं तो उनका रिप्लाई देना भी जरूरी है। यदि क्वेश्चन आता है कि विंसेंट स्मिथ किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विंसेंट स्मिथ ने जो है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। फर्स्ट फैक्ट
क्यों कहा है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय की हैं और इन पूरी विजयों का वृत्तांत जो है वो हमारे इस पर्याय प्रशस्ति में दिखाई देता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उन्होंने अपने टाइम पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है। Shit. चलिए, हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि आर्यव्रत में कितने हैं? 9 राज्य हैं और दक्षिणाव्रत में कितने हैं? 12 राज्य हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इजीली याद रखना है और ये इजीली याद भी हो जाएंगी। देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवी, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया अगेन। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कालिदास के नाटकों की हम बात कर चुके हैं। तुलसीदास के हम रचनाओं की बात कर लेते हैं तो रामचरितमानस जो है वो इनकी बहुत फेमस है। और किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा में है। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें, भर्तरी जो है वो भी एक उज्जैन के प्रसिद्ध क्या है, यहाँ पर हमको साहित्यकार दिखाई देते हैं जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किस अभिलेख में हूर्णों की उपस्थिति का, ये हूर्णों नहीं है, यहाँ पर आप ये करिए। ठीक है, हूर्णों की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो कौन सी ऐसी किताब है? देखिए, अभी हमने, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर विशाख दत्त की बात की थी कि कौन सा नाटक है। तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है वो विशाख दत्त ने लिखा है, विशाख दत्त कृत है। ठीक है, ये ठीक है। इसमें कहा क्या गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो अ, रामगुप्त है, रामगुप्त की वाइफ थी ध्रुव देवी। तो जब शकुन द्वारा जो रामगुप्त है वो पराजित हो गया था, तो उसने अपनी वाइफ को उनके सुपुर्द कर दिया, ध्रुव देवी को, उनको सौंपना स्वीकार कर लिया। किंतु उसी समय उनके जो छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? उन्होंने शकों को हराया और ध्रुव देवी से शादी कर ली। इसीलिए इसका नाम है ध्रुव देवी, उनकी वाइफ थी। ठीक है, किनकी? रामगुप्त थे। रामगुप्त के एक, ऐसे याद करो, यहाँ पर रामगुप्त हैं। ठीक है, रामगुप्त किससे हार गए हैं? शक से हार गए। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, मेरी पत्नी को ले जा लो। तो जो देवर थे इनके, देवर कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड। इनको क्या हुआ? इनको आगे गुस्सा, इनने बोला ऐसे कैसे आप भाभी को किसी और को दे देंगे, मैं भाभी का ध्यान रखूंगा। इनने से शादी कर ली और यहाँ पर इन्होंने शकों को हराया और उपाधि किसकी धारण की? शकारे की उपाधि धारण कर ली। और ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ सिक्के वगैरह भी चलवाए और फिर उसके बाद यहाँ से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वो टाइम पीरियड दिखाई देता है। ठीक है, जो जिन इन्होंने रामगुप्त के बाद शासन किया। ठीक है, सिक्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि रामगुप्त कहाँ का शासक था? विदिशा का, और एरन से संबंधित शासक रहा होगा। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो बेसिकली उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 375 से लेकर 415 ईस्वी तक यहाँ पर क्या किया? शासन किया है। और चंद्रगुप्त यहाँ पर विदिशा के क्षेत्र में किए गए अभियान जो है, इनके विदिशा के क्षेत्र में किए गए अभियान की जानकारी हमें किससे मिलती है? यहाँ पर उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जो कि विदिशा में है, उससे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के अभियानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद विदिशा के निकट सांची के स्तूप से पता चलता है
कि इन्होंने यहाँ पर काकनाथ बोर्ड यानी कि सांची में महाविहार के आर्य संघ को दान देने को लेकर, मतलब जो सांची है वो इन्होंने दान भी दी थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूर्वी मालवा में चंद्रगुप्त द्वितीय के एक मंत्री, एक सामंत तथा एक सैनिक अधिकारी की उपस्थिति और उनसे दीर्घकालिक अभियान की जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर कुमारगुप्त आ जाते हैं। तो चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय पर आधारित है देवी चंद्रगुप्तम, क्योंकि उसके बड़े भाई थे रामगुप्त, वो शकुन से हार गए थे। ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हूणों की उपस्थिति का ज्ञान किससे होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जरा बताइए कि हूणों की उपस्थिति का ज्ञान किससे होता है हमें, बताइए बताइए। अभी हमने उदयगिरी अभिलेख पढ़ लिया, अभी हमने प्रयाग प्रशस्ति पढ़ ली, और अभी हमने रूपनाथ भी पढ़ लिया। हमने कौन सा नहीं पढ़ा है, हमने एरन का अभिलेख नहीं पढ़ा है। यदि कभी पूछे कि सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है, तो एरन का अभिलेख है। यदि कभी पूछे कि विदिशा से कौन सा अभिलेख प्राप्त नहीं सागर से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो एरन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो समुद्रगुप्त के एक सैनिक थे, उनका नाम था गोपराज। तो समुद्रगुप्त के एक सैनिक जब गोपराज वो युद्ध में शहीद हो गए थे, मतलब युद्ध में वो खत्म हो गए थे, तो उनकी पत्नी ने पहली बार सती होना स्वीकार किया, और इसका वर्णन हमें एरन में मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको नहीं भी है, तो अभी हमने ये तीनों डिस्कस किए, इनमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आया, तो उससे भी आपको इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हूणों की उपस्थिति का हमें ज्ञान होता है। ठीक है। एक मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाली थी, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, अभी याद आता है तो बताती हूँ। ठीक है। सांची के स्तूप की खोज कब हुई, तो अब तो सभी बता देंगे कि 1818 में हुई है। ये इजी क्वेश्चन है और हम इस इजी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तू मैन अभिलेख कहाँ पर है, तो यदि ऑप्शन में मिलता है गुना, वेल एंड गुड, नहीं मिलता है अशोकनगर, आप लगा के आएंगे। ठीक है। अगर याद नहीं होता है तो मैन अभिलेख कहाँ है, एक ही मैन है हिस्ट्री में जो बहुत फेमस है, हु इज ही इज अशोक द ग्रेटा। ठीक है। तो आपको अशोक नगर आपको याद रखना है कि कौन सा मैन है जो हिस्ट्री में वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। तो वो है अशोक है। अब आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा के ये मत कह दीजिएगा कि नहीं वो भी फेमस है, सिकंदर भी फेमस है, उसके बाद अकबर भी फेमस है, अशोक। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री से। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अशोक याद रखना है। और अशोक नगर क्यों बना, क्योंकि अशोक अपनी यात्रा के दौरान वहां पर एक दिन के लिए रुके थे, तो अशोक नगर यहाँ पर बना। सागर जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि सागर में जो है एरन अभिलेख पाया जाता है। उसके बाद कटनी में हमने कारीतलाई अभिलेख देख लिया, कटनी में ही हमने रूपनाथ का अभिलेख भी देख लिया। तो धीरे धीरे हमारे अभिलेख वगैरह भी कंप्लीट होते जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक मैं सीरीज लेके आऊं जिसमें पूरे अभिलेख हो, एक मैं सीरीज लेके आऊं जिसमें पूरे हमारे किले हों, ठीक है, एक में हमारे सारे पर्यटन स्थल हो, एक में हमारे सारे मंदिर हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट पूरा एक चैप्टर, जैसे मैं पहले पढ़ा रही थी उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं था, वो पूरा एक टॉपिक हुआ करता था, उस तरीके का भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझने के लिए, और एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं। भूमरा का शिव मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था, तो गुप्ता द्वारा बनाया गया था। ये भूमरा का शिव मंदिर है, यहाँ का कहाँ पर है, सतना में है। ठीक है। और इसमें तो मैंने कहीं भी आंसर में नहीं वो चीज मेंशन की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने क्वेश्चन बस डाल दिए हैं और ये आंसर किसी और के हैं, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। आप ये याद रखिए, गुप्तों द्वारा बनवाया गया था। देवकुठर कहाँ पर है, रीवा में। और ये हमारी यहाँ पर जो क्लास है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास जो है वो खत्म होती है। क्लास खत्म इसलिए होती है क्योंकि अभी जो है पढ़ाई का ज्यादा टाइम है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आप जितना ज्यादा अपने आप को टाइम देंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसको और आगे लेके जाएं, तो प्लीज सपोर्ट करिए और मेहरा क्लासेस में जुड़ जाइए मेरे साथ। ऐप में बहुत सारी चीजें टिप्स के माध्यम से सब कुछ याद करवा दूंगी। और मैंने बहुत पहले भी आपको बताया कि मैंने काम किया हुआ है, क्लासेस ली हुई हैं, तो मुझे इन सब का आइडिया है। तो बिल्कुल भी आप
ऐसा मत सोचिए कि हम एक बार बैच ले लेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है कि यदि आप मेरे से जुड़ गए हैं, तो मैं उसमें आपको बेटर से बेटर चीज़ें ही प्रोवाइड करवाऊँगी। और ये भी बताइए कि ये हम क्या वो कर सकते हैं कि हम सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनको भी अच्छे से कर सकते हैं। जो पेपर में आए हुए हैं, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीजिए अपनी पूजा मैम का नमस्कार स्वीकार। और जो भी आपको कमेंट्स में लगता है कि ये भी ऐड होना चाहिए क्लास में, आप वो मुझे बता दीजिए, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देख लिया है, आप भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।